Hello everyone, welcome to Jim's Orbit. I am Ashutosh Dutt Mishra and in this video session we are going to do the fourth chapter from your prose section. तो हम जो करने वाले हैं वो आपका फोर्थ चैप्टर है प्रोज सेक्शन से फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक। तो ये उन्होंने एक डायरी लिखी थी। सी इज़ अ जेविस गर्ल, जर्मन बॉर्न जेविस गर्ल। एंड फ्रैंक उन्होंने एक डायरी लिखी थी डेट इज़ द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। और ये डायरी उनके डेथ के बाद उनके फादर ने पब्लिश कराई और उसी से एक छोटा सा एक्सर्प्ट है जो आपको पढ़ना है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट चैप्टर एज वेल एज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर फ्रॉम योर प्रोज सेक्शन। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग, सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट चैप्टर ये है। इससे क्वेश्चंस भी आते हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। तो यू मस्ट गो थ्रू दिस चैप्टर लाइन बाय लाइन और थ्रू द ओरिजिनल टेक्स्ट। But in this video, I am going to discuss the important things of the chapter, the background of Anne Frank, as well as the keywords from the chapter. तो वो हम इस वीडियो में बहुत अच्छे से करने वाले हैं. We will also have a look some of the popular quotes by Anne Frank just to understand how significant, how philosophical, and how intelligent that just 14-year girl is or was, that is Anne Frank. तो एन फ्रैंक कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, कितनी ज़्यादा इंटेलिजेंट थी और कितनी फिलोसफिकल उनकी बातें। वी कांट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम ए 14-year ओल्ड चाइल्ड। तो सिर्फ 14 साल के बच्चे से हम उतनी बड़ी बातें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, बट उनकी डायरी में वो सारी चीज़ें जो लिखी गई हैं, इट शोज अस हाउ फिलोसफिकल एंड हाउ इंटेलिजेंट दैट गर्ल वॉज। कितनी इंटेलिजेंट थी, ये सारी चीज़ें आप समझ पाएंगे। सो वी विल बिगिन विद सम ऑफ द पॉपुलर कोट्स बाय एन फ्रैंक, उससे हम समझने की कोशिश करेंगे। देन वी विल लुक एट द बैकग्राउंड ऑफ एन फ्रैंक। तो सबसे पहले कुछ कोट्स देख लीजिए उनके। पहला, हाउ वंडरफुल इट इज दैट नोबडी नीड वेट अ सिंगल मोमेंट बिफोर स्टार्टिंग टू इम्प्रूव द वर्ल्ड। कि किसी को भी जरा सा भी इंतजार नहीं करना चाहिए इस चीज के लिए कि हमें दुनिया को और बेहतर बनाना है। और द अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमैनिटी इज टू मेक दिस वर्ल्ड अ ब्यूटीफुल प्लेस एज वेल एज अ बेटर प्लेस फॉर ह्यूमन बींग्स एज वेल एज एनिमल्स। तो इंसानों के लिए और एनिमल्स के लिए भी इस दुनिया को एक अच्छी जगह बनाना ही ह्यूमैनिटी का अल्टीमेट गोल होना चाहिए। और ये बात एक 14 साल की बच्ची जब कहे तो इट्स क्वाइट अनएक्सपेक्टेड, विच शोज द IQ लेवल ऑफ दैट गर्ल। तो ये चीज और ये सारे के सारे कोट्स जो है वो उनकी डायरी से ही लिखा गया है, लिया गया है। दैट वाज द ओनली वन सोर्स फ्रॉम विच वी गेट टू नो अबाउट एन फ्रैंक। और ये उनकी जो डायरी है, इट इज नॉट जस्ट अ पर्सनल पीस ऑफ नॉन फिक्शन, it is also a historical document to understand the era of Second World War. उस टाइम को समझने के लिए ये एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। खैर, लेट्स कम टू द नेक्स्ट कोट, that is, think of all the beauty still left around you and be happy. So this is an important thing also. No one has ever become poor by giving. तो इतनी बड़ी बड़ी बात, इतनी जो ये चीज़ें हैं, जो कोट्स हैं, वन कैन नेवर एक्सपेक्ट फ्रॉम ए 14-year old गर्ल चाइल्ड। तो ये वो सारी बातें कहती हैं कि कोई देने से गरीब कभी नहीं हुआ है और अभी भी दुनिया में बहुत सारी खूबसूरती बची हुई है और उसको आप देखिए और खुश रहिए। पीपल कैन टेल यू टू कीप योर माउथ शट, बट दैट डजंट स्टॉप यू फ्रॉम हैविंग योर ओन ओपिनियन। लोग आपका मुंह चुप करा सकते हैं, बट आपका अपना ओपिनियन रखने से कोई आपको नहीं प्रोहिबिट कर सकता। तो इससे आपका जो अपना ओपिनियन है, आपकी जो थिंकिंग है, वो नहीं बदल सकती, सिर्फ उसको एक्सप्रेस नहीं करने दिया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें उनके माइंड में क्यों आ रही थी वो भी आप ज़रा समझेंगे, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा था और उस समय जहाँ से वो बिलोंग करती थी, डेट इज जर्मनी, जो जहाँ हिटलर नाजिज्म जहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा था, उस टाइम में नाजी आर्मी थी और उनको क्या क्या सफ़र करना पड़ा, उन सारी चीज़ों का, उस सफरिंग का ये सारा एक तरीके से रिजल्ट आप कह सकते हो। You can be lonely even when you are loved by many people, since you are still not anybody's one and only. क्यों ये बात भी एक टीनेजर के माइंड में आ सकता है कि हो सकता है कि आप बहुत सारे लोगों से घिरे हुए हो, बट ये ज़रूरी नहीं है कि इट डजेंट मीन्स कि वो सारे लोग आपके बारे में केयर कर रहे हैं, एंड इट डजेंट गारंटी दैट यू आर नॉट लोनली।
बहुत सारे लोगों से घिरे होने का मतलब कहीं से भी ये नहीं हो सकता है कि आप लोनली नहीं हो सकते। आप बहुत सारे लोगों से घिरे होकर भी लोनली हो सकते हो, क्योंकि उन सारे के आप अकेले नहीं हो। दे ऑल आर जस्ट मेंबर्स। दोज हु हैव करेज एंड फेथ शैल नेवर पेरिश इन माइजरी। जिनमें भी करेज और फेथ हो वो कभी भी माइजरी में नहीं आ सकते और उसकी वजह से डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते। मीन्स दे कैन नेवर बी सैड, और उनके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स नहीं आ सकती बिकॉज दे हैव करेज एज वेल एज फेथ. So these are some of the famous quotes by Anne Frank which has been taken from the non-fictional novel that is The Diary of Anne Frank. तो इन सारे quotes से आपको पता चल रहा होगा कि ये just a 14-year-old girl child, how philosophical, intelligent and significant she is. The IQ level of that girl and what suffering from she has gone through. किस तरीके की सफरिंग से और किस तरीके की चीज़ों का उसे सामना करना पड़ा है. You can just imagine by these quotes. हम थोड़ा सा बैकग्राउंड पहले एने फ्रैंक का समझ लेते हैं, then we will go on to the chapter. देखिए, she was born on 12 June 1929 and she died in around February and March 1945. डेथ की एग्जैक्ट डेट मालूम नहीं होने का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि नाजीज आर्मी जो है वो लोगों को, जितने भी जेविस होते थे, यहूदी जिसको आप कहते हैं, उनको हिटलर क्या करता था, गैस चैम्बर से या अलग अलग मेथड का इस्तेमाल करके उनको मरवा दिया जाता था. दे यूज्ड टू मीन्स टोटल एक तरीके से मास एसेसिनेशन जो है वो किया जाता था. जितने भी जेविस हैं उनको वो मरवा देता था. तो कब मरवाया गया इसकी कोई एग्जैक्ट डेट अवेलेबल नहीं है. उनकी फैमिली मेंबर से सिर्फ एक ही आदमी बचे थे और वो थे उनके फादर. बाकी उनकी पूरी फैमिली को जो है वो मरवा दिया गया था. ऑल द फैमिली मेंबर्स हैव बीन किल्ड. सो शी इज अ जर्मन बॉर्न जेविस गर्ल. जेविस रेफर्स टू यहूदी. एक कम्युनिटी होती थी जर्मनी में, तो वहीं पे उनका बर्थ हुआ 1929 में. और आपको पता होना चाहिए कि 39 to 45 जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड है. wrote a diary during second world war while residing in Amsterdam, नीदरलैंड. एक्चुअली हुआ क्या कि जब जर्मनी में नाजीज केम टू पावर, हिटलर की जो आर्मी थी और हिटलर का जो कॉन्सेप्ट ऑफ रूलिंग था उसको हम लोग नाजिज्म कहते हैं. ये आपको हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा. तो जर्मनी में जब नाजिज्म पावर में आया तो इनके फैमिली ने क्या किया कि ये जर्मनी से एम्स्टर्डम मूव कर गए. नीदरलैंड जर्मनी के एक पास ही एक और दूसरा कंट्री है, वहाँ की कैपिटल है एम्स्टर्डम. तो एम्स्टर्डम में ये लोग मूव कर गए और वहाँ रहने लगे. बट सून नाजीज आर्मी एक्वायर्ड नीदरलैंड ऑल्सो. जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उन्होंने नीदरलैंड को भी एक्वायर कर लिया और वहाँ भी जो जेविस कम्युनिटी थे उनको वो लोग मारने लगे. तो दे हाइड देमसेल्व्स इन 1942 और लगभग 2 साल तक ये लोग अपने आप को, पूरी की पूरी फैमिली जो है वो छुपाए रखी. कहीं शायद किसी ऑफिस के जगह पे या किसी एक सेफ जगह पे इन्होंने अपने आप को छुपाए रखा. एंड दैट वाज द 2 years जो कि लगभग ये जो उसी में उसने जो एन फ्रैंक है उसी 2 साल के हाइडिंग में उन्होंने अपनी डायरी लिखी. एक्चुअली वो डायरी उनको उनकी 13th बर्थडे पे, आप 29 से 13th कैलकुलेट कर सकते हो, यानी कि 12 जून 1942 को उनके 13th बर्थडे पे वो डायरी गिफ्ट में मिली थी. और उसी हाइडिंग के दौरान 42 से लेकर के 1944, 1 अगस्त 1944 इज द लास्ट एंट्री इन दैट डायरी. तो उस समय तक का डिस्क्रिप्शन वो जो है वो मिलता है. तो ये सिर्फ एक पर्सनल डॉक्यूमेंट ना होकर के एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट भी हो जाता है, जिससे हम उस समय के जर्मनी में, नीदरलैंड में क्या चल रहा था आसपास, ये सारी बातें भी हमको उस डायरी से पता चलती हैं. हर फादर पब्लिश्ड हर डायरी आफ्टर द डेथ एज ए नॉन फिक्शन. तो चूंकि उस डायरी में उसकी एक ख्वाहिश लिखी हुई थी कि ये डायरी अगर उसकी डेथ हो जाती है तो इसको बाकी लोग भी पढ़ें और इसको पब्लिश कराया जाए. तो उसके फादर जो जिंदा बच गए थे उन्होंने उस डायरी को पब्लिश कराया आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. और ओरिजिनली तो ये डच लैंग्वेज में लिखी गई थी, बट इट हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू सेवरल लैंग्वेजेस टिल नाउ. एंड मोस्ट वाइडली रेड नॉवेल्स है. मोर देन 1 करोड़ नॉवेल्स, मोर देन 10 million कॉपीज हैव बीन सोल्ड आउट, बहुत पहले वो भी. और सेवरल फिल्म्स हैज़ बीन मेड ऑल्सो इस डायरी पे.
बहुत सारे फिल्म्स बने हैं और उसको बहुत सारे लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया फ्रॉम द वो जो डायरी ऑफ एने फ्रैंक है, ये इसलिए भी इसको आपके सिलेबस में शामिल किया गया है। पहला तो ये कॉन्सेप्ट ये है कि डायरी राइटिंग इज वन ऑफ अ ग्रेट हैबिट, और कैसे है उस चीज को भी इस चैप्टर में एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है, एज वेल एज यू गेट टू गो थ्रू द माइंडसेट ऑफ ए 14 ईयर और 13 ईयर ओल्ड गर्ल चाइल्ड, उसके माइंडसेट तक आप पहुंच जाए, इसलिए भी शायद ये चैप्टर आप में शामिल किया गया है। सो आई थिंक आपको बैकग्राउंड क्लियर होगा कि 12 जून 1929 से फरवरी मार्च 1945 तक उनकी जो टाइम पीरियड है एने फ्रैंक का वो यही है, वो यही 15 साल या 16 साल की एज तक वो उनकी लाइफ रहती है। और उसी बीच में ये जो 12 जून 1945 टू 1 अगस्त 1944 ये जो टाइम पीरियड है, द टाइम पीरियड ऑफ जस्ट 2 years, ऑलमोस्ट 2 years, ये 2 साल का डिस्क्रिप्शन उनकी डायरी में मिलता है। एंड दिस इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हर डायरी, उन्हीं की डायरी से एक छोटा सा पार्ट है जो आपको पढ़ना है। ये डायरी बहुत पॉपुलर हुई, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुई, और क्यों हुई ये आप थोड़ा सा भी पढ़ेंगे तो यू कैन इमेजिन। सो वी विल लेट्स बिगिन द डिस्कशन ऑन द चैप्टर। अब हम चैप्टर पे चलते हैं। सो देखिए, वैसे तो मैं आपको सलाह दूंगा कि यू मस्ट गो थ्रू ईच एंड एवरी वर्ड्स ऑफ द चैप्टर। जो भी चैप्टर है उसको आप बिल्कुल ज़रूर से ज़रूर पढ़ें। दूसरा कोई चैप्टर जो है वो आप छोड़ भी सकते हैं, बट दिस चैप्टर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम द प्रोज सेक्शन। अगर प्रोज सेक्शन से कोई एक चैप्टर भी आपको पढ़ना चाहिए तो वो यही चैप्टर है, डेट इज़ फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। तो वैसे मैंने कुछ कीवर्ड्स ले रखे हैं, उन कीवर्ड्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। I feel like writing and I have an even greater need to get all kind of things off my chest. वो शुरू में ही बताती है कि उन्होंने डायरी राइटिंग कभी नहीं किया है। इट्स अ वेरी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फ्रॉम समवन लाइक एन फ्रैंक। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने पहले कभी कुछ नहीं लिखा है, बट शायद उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी डायरी, जो कि एक 13 ईयर ओल्ड गर्ल है, उसके थॉट्स में किसी को क्यों इतना इंटरेस्ट होगा। और लेकिन उन्हें राइटिंग अच्छा भी लगता है, और वो ऐसा क्यों कर रही हैं वो इसका कारण बताती हैं कि बिकॉज सी फील राइटिंग हैव एन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। तो जो भी उनके दिल में या जो भी उनके दिमाग में, जो भी उनके माइंड में चल रहा है, उन सबको कागज पे उतार देने से टू मीन्स a kind of calmness is created in his mind, in her mind. तो उनको थोड़ा सा calmness मिलता है, that's why she is writing. And paper has more patience than people. This is one of the most important line from this chapter. कि पेपर पे जो है वो लोगों से ज़्यादा पेशेंस पेपर के पास होता है। क्यों? बिकॉज यू कैन ईजिली टॉक टू दैट पेपर, टू दैट ब्लैंक पेपर, यू कैन ईजिली राइट वॉट एवर यू वॉन्ट, और जो भी आपके दिमाग में चल रहा है यू कैन कम्युनिकेट थ्रू दैट पेपर, और वो बहुत आसानी से, बहुत ही पेशेंसली आपकी बात सुनता है। तो पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, ये ऐसा क्यों कह रही हैं। और वो बताती हैं कि उन्होंने लिखना क्यों शुरू किया। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, आई डोंट हैव अ फ्रेंड। तो डायरी को सब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दे रही हैं, क्योंकि वो बताती हैं कि सी डजंट हैव एनी फ्रेंड, उनका कोई भी जो है वो दोस्त नहीं है। और बहुत जल्दी वो ये क्लैरिफाई करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके आसपास लोग नहीं हैं। सी क्लैरिफाई इज इट वेरी क्लियरली दैट आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड अ 16-year-old sister, and there are about 30 people I can call friends. I have a family, loving aunts and a good home. तो वो बहुत जल्दी क्लैरिफाई कर देते हैं। इसका मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो डायरी बैठ करके लिख रही हैं और वो ये कह रही हैं कि आई डोंट हैव अ सिंगल फ्रेंड। दैट डजंट मीन्स दैट सी इज नॉट सराउंडेड बाय पीपल। सी हैज़ अ वेरी गुड पेरेंट्स, बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं उनके, फादर एंड मदर। उनकी एक बड़ी 16-year-old सिस्टर भी हैं, और उसके अलावा देयर आर अबाउट 30 पीपल्स जिसको वो अपना दोस्त कह सकती हैं, बट नो वन हु इज़ अ रियल फ्रेंड। और उसके अलावा उनके लविंग आंट्स और अंकल्स भी हैं, लविंग फैमिली हैं जो उनको काफ़ी प्यार करती हैं, बट स्टिल सी इज़ फीलिंग अलोन।
और इसलिए उन्होंने अपनी डायरी का जो नाम दिया है, आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी। तो ये 2-3 चीज़ें आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि डायरी को उन्होंने एक नाम दिया, द डायरी वॉज नेम्ड किटी। और उनकी फैमिली में ऐसा नहीं है, ऑल द पीपल्स आर क्वाइट लविंग पीपल। उनके पेरेंट्स भी काफ़ी अच्छे हैं, उनकी आंट्स भी काफ़ी अच्छी हैं। सी हैज़ अ सिस्टर ऑल्सो, एल्डर सिस्टर, 16-year-old एल्डर सिस्टर। बट स्टिल सी फील्स कि उनकी बहुत सारी बातें हैं जो वो बहुत सारे लोगों से, मतलब इन लोगों से नहीं कर सकती हैं। 30 ऐसे लोग हैं ऑलमोस्ट, मतलब उनके और फ्रेंड्स भी रहे ही होंगे। बट स्टिल सी नीड्स समवन हु कैन लिसन टू हर क्वाइट पेशेंसली। तो बहुत पेशेंसली उनको जो है वो सुन सकें। आप उनके बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए यहाँ पे। ये तो बेसिक डिटेल्स हो गए। चैप्टर स्टार्ट होता है और वो ये कहना चाहती हैं, वो अपने बारे में बेसिक चीज़ें बताती हैं पहले, जस्ट इन द बिगनिंग ऑफ द चैप्टर। एंड उसके बाद एक छोटा सा इंसिडेंट है और चैप्टर खत्म हो जाता है। द इंसिडेंट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो, बट द बेसिक इंफॉर्मेशन दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो एज वेल एज सम ऑफ द मोर इंफॉर्मेशन दैट आई एम गोइंग टू गिव यू। तो कुछ चीज़ें और समझ लीजिए कि उनकी एक बहुत अच्छी फैमिली है। हिज फादर वॉज 36 एंड मदर वॉज 25 जब उनकी शादी हुई। ये सारी चीज़ें वो ये डायरी में बताती हैं। अच्छा, उनकी जो ओल्ड सिस्टर है इनका भी नाम आप याद रख लीजिएगा। हर नेम वॉज मार्गॉट, MARGOT। सो उनकी एक ओल्डर सिस्टर है, दैट इज मार्गॉट। उनकी एक मदर भी हैं। दे यूज टू स्टे विद देयर ग्रैंड मदर। ये सारी चीज़ें वो इस डायरी के इनिशियल में लिख देती हैं। मीन्स ऑल द बेसिक डिटेल्स सी राइट इन द बिगनिंग ऑफ हर डायरी, ताकि जो भी अगर कोई स्ट्रेंजर भी पढ़े तो सी गेट टू नो अबाउट हर फैमिली एज वेल एज अबाउट हर लाइफ। दैट्स वाई दिस चैप्टर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि उसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं, एज वेल एज brief sketch of her life has been provided in the beginning of that diary। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो दी हुई हैं। In the next video we are going to do a simple incident from her diary which has been discussed in the chapter। एक बहुत छोटा सा इंसिडेंट है कि उनको स्कूल में एक होमवर्क मिलता है और क्या होता है, उनके एक टीचर होते हैं मिस्टर किसिंग। तो वो क्या करते हैं और उनके आर्गूमेंट्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें जो है उनको चैटर बॉक्स बुलाते हैं। वी ऑल आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हैव अ ग्रेट डे।